कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि एडमिट कार्ड नहीं आया है या अपना जो एग्ज़ाम होगा 6, 7, 8 में होगा या 17, 18 वाली शिफ्ट में होगा, कब होगा, है ना। इस चीज़ को लेकर मत परेशान हो। आप यही मान के चलो कि भाई अपना एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख को और फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा। एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होने को तो चाहे कभी भी हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, डेट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है दोस्तों, 6 तारीख को मान के ही आपने तैयारी करनी है और एक सिस्टमेटिकली आप तैयारी करो दोस्तों। एक अपने हिसाब से जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है मतलब पिछले 5-6 महीनों के अंदर, उसको अब ऐसे देखो कि मैं इसको लास्ट टाइम में कैसे समेट सकता हूँ। कितना टाइम मुझे आधुनिक भारत पे देना चाहिए, कितना टाइम मध्यकाल पे या प्राचीन पे देना चाहिए, कितना टाइम फर्स्ट पेपर के अंदर कौन से टॉपिक पे देना चाहिए, है ना। एक अभी एक सिस्टम बनाइए दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज को जरूर टच करे जो आपने 5-6 महीने में जिस पे टाइम आपने वेस्ट किया है या टाइम आपने अपना दिया है, वो चीज अभी आपकी नजरों में से गुजरनी चाहिए। आपको वो चीज आपकी आंखों से एक बार सामने आनी चाहिए जो आपने पिछले 5-6 महीने में पढ़ा। उतनी डीप तरीके से नहीं, लेकिन बस नजरों के सामने एक बार आना चाहिए। आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी। ऐसे करो जितना आपने पढ़ा है 5-6 महीने में। पहले तो क्या करते थे, 5-6 घंटे में जैसे एक टॉपिक होता था, उसी टॉपिक को 20-25 मिनट में जितना याद होता है, ठीक है, नहीं होता नहीं, लेकिन आंखों के सामने से एक बार गुजर जाना चाहिए। वो रिवीजन दोस्तों होना ही होना चाहिए जो आपने लास्ट में अपना टाइम जिस टॉपिक के ऊपर दिया है। नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ो दोस्तों। आपने 100 में से 100 नहीं लाने हैं, आपको जेआरएफ करना है। 70, 65 बहुत है, ठीक है, तो वही टॉपिक पढ़ो दोस्तों। तो आज मैंने कोशिश की है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 15 क्वेश्चन दिया है जो कि 15 ही टॉपिक को कंप्लीट करेगा राष्ट्रीय आंदोलन के। इसका एक पार्ट और कराऊंगा, इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन पूरा हो जाएगा। आज मैंने जो मुख्यतः जो टॉपिक लिए है वो साम्यवादी आंदोलन से लिए है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से लिए है, साइमन कमीशन से लिए है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन से लिए, गांधी इरविन समझौते से लिया है, नेहरू रिपोर्ट से लिया है और पूना समझौते से लिया है। और यहाँ से ही आपको देखना, इन टॉपिक के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। एज इट इज नहीं बोल रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन यही टॉपिक आप एक बार ये वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि भाई ये तो क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन के अलावा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है, वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस क्वेश्चन को आपने एक बार देखना है, ठीक है। ईमानदारी के साथ वीडियो देखनी है। देखो फालतू मतलब ज़्यादा लेक्चर मतलब वीडियो मैं भी नहीं बनाता, ठीक है, कि जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। इतना ही टू द पॉइंट बात करूंगा जो आपके एग्जाम के रिलेटेड से आपके एग्जाम के रिलेटेड होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन क्या था, आपने खुद से आंसर देने की कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर चेक करो, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित किस षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला था। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला था। लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा या चिटगांव षड्यंत्र का मुकदमा, ठीक है भाई। तो आपको इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा पहले। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। पहली बार मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, जिसको ये है कि बस मुझे आंसर चेक करना है वो अपना आंसर टिक कर सकता है, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में कैसे जाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए भारत में ये कम्युनिस्ट जो वर्ड आया है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापित हुई है, ये कब से आया है, यह पार्टी कब स्थापित हुई है, किसके योगदान से यह स्थापित हुई है, या इसके क्या उद्देश्य होते हैं। जो कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसका उद्देश्य होता है बहुराष्ट्रवादी, मतलब कि एक देश को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करना। जैसे भारत है कि आंध्र प्रदेश अलग देश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अलग देश होना चाहिए, हरियाणा अलग होना चाहिए, पंजाब अलग होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो बढ़िया बोलबाला था इसका। जब देश आज़ाद हुआ तो तब भी इसकी कई जगह अच्छी पकड़ थी, लेकिन अब जो देखा जाए
तो केरल को छोड़कर और बंगाल को छोड़कर इसका ज़्यादा कहीं पे इतना बोलबाला नहीं है। विशेष तौर पर केरल के अंदर है, बंगाल में भी बहुत कम अब रह चुका है। अब एक बड़े नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, कन्हैया कुमार, कल वो भी कांग्रेस में आ चुके हैं। ठीक है भाई, कम्युनिस्ट। अब ये वर्ड कहाँ से आया, मतलब ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले 1919 के अंदर राजा महेंद्र प्रताप रूस के अंदर जाते हैं और रूस के अंदर लेनिन से मुलाकात करते हैं। किससे? लेनिन से मुलाकात करते हैं। उसके साथ जो प्रतिनिधिमंडल जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1919 के अंदर राजा महेंद्र प्रताप के साथ जो गया प्रतिनिधिमंडल जो था, वो कौन कौन व्यक्ति उसके साथ गए थे? ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहेगा। क्यों कंफ्यूज करने वाला? राजा महेंद्र प्रताप किससे संबंधित पूछा जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति इसके साथ थे। इसके बाद एम.एन. रॉय से संबंधित पूछा जाएगा कि एम.एन. रॉय के साथ कौन कौन व्यक्ति थे। थर्ड, आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी कानपुर के अंदर सत्यभक्त के नेतृत्व में, उसमें कौन कौन भारतीय शामिल था। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, जो कम्युनिस्ट के जो 3 षड्यंत्र रचे गए थे, षड्यंत्र क्यों? इनको दबाना चाहते थे ब्रिटिश लोग, है ना, दबाना चाहते थे। 3 षड्यंत्र थे। कौन कौन से षड्यंत्र थे भाई? पेशावर, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र। पेशावर, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र। ये यहाँ से कानपुर षड्यंत्र के अंदर जो व्यक्ति दिए गए थे, वे व्यक्ति आपको याद रखने हैं। और मेरठ षड्यंत्र में 3 अंग्रेजों पर भी मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से एक ये मिस्टर फिलिप स्प्रैट भी थे, है ना, मिस्टर फिलिप स्प्रैट भी थे, जिन पर मुकदमा चला था। किन व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी? यहाँ से बढ़ने वाले क्वेश्चन ये है दोस्तों। और इसके साथ साथ में जो इसके बाद भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? या कांग्रेस रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई? इनके संस्थापक आपने दोस्तों देखने हैं। या फॉरवर्ड दल की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, देखो सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है, सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है कि भाई राजा महेंद्र प्रताप के साथ में कौन कौन व्यक्ति गए थे। तो इनमें आपको याद रखना है बरकतुल्ला। कौन थे भाई? बरकतुल्ला। दूसरे थे मौलवी अब्दुल रब। पहले थे बरकतुल्ला, दूसरे थे मौलवी अब्दुल रब, तीसरे थे इब्राहिम। तीसरे कौन थे? इब्राहिम। 3 मुस्लिम व्यक्ति थे, बरकतुल्ला और इब्राहिम और मौलवी अब्दुल रब। और 2 व्यक्ति थे, दिलीप सिंह गिल और तिरुमल आचार्य। दिलीप सिंह गिल और तिरुमल आचार्य। तो राजा महेंद्र प्रताप के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था, कौन 5 व्यक्ति थे? बरकतुल्ला, मौलवी अब्दुल रब और इब्राहिम, दिलीप सिंह गिल। और 5वें व्यक्ति कौन थे भाई? 5वें व्यक्ति थे तिरुमल आचार्य। देख लेना एज इट इज, गारंटी दे रहा हूं भाई मैं इस वीडियो के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर आपको 3 क्वेश्चन आपको ना फंसे यहाँ से, तब बोल देना 15 क्वेश्चन में से, जो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ध्यान से सुनेगा। ठीक है, पक्की बात है भाई, बोल देना आप आगे एग्जाम देंगे कि नहीं आए थे। ठीक है, तो ये मौलवी अब्दुल रब। इसके बाद एम.एन. रॉय ताशकंद के अंदर लेनिन से मुलाकात करते हैं और लेनिन से मुलाकात करने के बाद ये कम्युनिस्ट जो पार्टी है, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय पहले भारतीय थे जो इसके सदस्य ये बने थे। अब जब ये सदस्य बन गए थे, इन्होंने 2 बात वहां से देखने को मिलेगी आपको। एक तो ये रूस के प्रति भगत हो गए थे, मतलब कि उनकी जो सोवियत संघ की जो स्वतंत्रता थी, उनको अपना प्रेरणा स्रोत ये मानने लगे थे। और यहाँ पे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने कर दी थी। देखो, ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों अलग अलग है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने कर दी थी। अब इसके साथ कौन कौन व्यक्ति थे? जैसे मैंने राजा महेंद्र प्रताप के साथ बताया, तो इसके साथ जो एम.एन. रॉय के जो साथ थे, इसके जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके अध्यक्ष थे आचार्य एम प्रतिवादी। आचार्य एम प्रतिवादी, जिसको हम भयंकर भी बोलते हैं, ये इसके अध्यक्ष थे। एम.एन. रॉय इसके सचिव थे, स्थापना की थी लेकिन सचिव थे, अध्यक्ष नहीं थे ये इसके। और व्यक्ति कौन कौन थे इसके साथ में? मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीफ, रोजा फिटिग्रोव, अवनी मुखर्जी और ए.टी. रॉय। कौन कौन 5 व्यक्ति थे? अवनी मुखर्जी,
एटी रॉय, रोजा फिट्रीगोव और मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीफ, ये 5 व्यक्ति थे। वहाँ पे भी आपने देखे बरकतुल्ला, अब्दुल रब, इब्राहिम और 2 व्यक्ति दिलीप सिंह और एक तिरुमल आचार्य राजा महेंद्र प्रताप के साथ थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में स्थापित होती है, 1924 में कानपुर के अंदर। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कौन करता है? सत्याभगत। कौन करता है भाई? सत्याभगत इसकी स्थापना करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो सबसे पहले अलग अलग है सारे, देखो जो नाम आपने पहले सुने, दूसरी बार सुने, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम आप सुनोगे सारे अलग अलग है। हसरत मोहानी साहब, कौन? हसरत मोहानी साहब, वीएम जोशी साहब, रमाशंकर अवस्थी, रमाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल, पंडित राम गोपाल, ठीक है। ये 4 व्यक्ति थे जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। बाद में इनमें आपसी छेड़छाड़ हुई, मतलब बाद में इनमें जो भारतीय जो थे कम्युनिस्ट और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनमें आपसे एक विवाद हुआ। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूसी उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी, वह उनका पलड़ा भारी रहा। अब इसका जो 1925 में दोबारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और मुख्यालय जो है कानपुर की जगह मुंबई इसका मुख्यालय चला जाता है। अब ये ब्रिटिश जो लोग थे धीरे धीरे षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, और षड्यंत्र जब ये करते हैं तो 3 षड्यंत्र करते हैं, पेशावर, मेरठ और पेशावर, कानपुर और मेरठ। पेशावर, कानपुर और मेरठ, ये धीरे धीरे इनको फंसाना था, इन्होंने अपने शिकंजे में लेना था, है ना। ये क्योंकि जो कम्युनिस्ट लोग थे वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते थे, ट्रेनिंग लेके यहाँ पे इसका प्रचार करते थे, तो ये पहले इनको एक सूचना दे दी जाती, गुप्तचर होते थे इनके यहाँ पे, बहुत सारे गुप्तचर होते थे जो उनको यहाँ पे सूचना देते थे कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग आ रहे हैं और ये यहाँ पे इसका प्रचार करेंगे। पहले जानकारी होती थी, जिनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत हाई थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या डाउट पड़ेगा आपको? लाहौर षड्यंत्र दे दिया जाएगा कम्युनिस्ट के अंदर, लाहौर षड्यंत्र इसके अंदर नहीं हुआ था। इसके अंदर आपको और दूसरा कोई षड्यंत्र दे दिया जाएगा, जैसे चिटगांव षड्यंत्र दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, चिटगांव षड्यंत्र इसके अंदर नहीं था, पेशावर था, कानपुर था और मेरठ था। जिस ऑर्डर से मैं बता रहा हूँ आपको, यही एक इसका एक ऑर्डर था, ठीक है। पेशावर 1922-23 में, कानपुर जो था आपका 1924 में और मेरठ 1928-29 में। ये 3 षड्यंत्र के एक क्रम थे, अगर क्रम से भी आए तो आप इनको बता दोगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कानपुर षड्यंत्र के तहत आपने जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कानपुर षड्यंत्र में कौन व्यक्ति शामिल नहीं था, तो कौन शामिल था आप इसको याद रख लो, कौन व्यक्ति शामिल था आप कानपुर षड्यंत्र के तहत आप उसको याद रख लो। एमएन रॉय, पहला नोट कर लीजिए, एमएन रॉय, श्रीपाद अमृत डोंगे। आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको कम्युनिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जो की पॉइंट है ना मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। एमएन रॉय, श्रीपाद अमृत डोंगे, अवनी मुखर्जी, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी नोट करो भाई, अवनी मुखर्जी, एमएन रॉय, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन और सिंगार वेलू चेटियार। कौन भाई? सिंगार वेलू चेटियार। ये व्यक्ति कानपुर षड्यंत्र के तहत थे, जिनको हम जानते हैं। अब इनमें से किन किन 4 व्यक्ति को 4 माह मतलब 4 वर्ष का कारावास हुआ था, वे व्यक्ति कौन कौन थे? नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ऐसे डोंगे और मुजफ्फर अहमद को। इनमें से अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को अपना गवाह भी बना लिया था। किसको गवाह बनाया था? गुलाम हुसैन को। गवाह किसको बनाया था भाई? गुलाम हुसैन को अपना इन्होंने गवाह भी बना लिया गया था। तो ये थे। और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं मेरठ षड्यंत्र तो पता ही है आप, अंग्रेज कैसे षड्यंत्र रट रहे थे। तो फिलिप स्प्रेट, ब्रैडले और ये क्या नाम आपका, लेस्टर हचिनसन, इन तीनों व्यक्तियों पर 3.5 साल का मुकदमा चला गया था। आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि भाई किन किन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। और मेरठ षड्यंत्र में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इनके बचाव पक्ष में
इनके जो बचाव पक्ष के हैं, जैसे मुजफ्फर अहमद को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी, तो इनके बचाव पक्ष में किन किन लोगों ने पैरवी की थी। जैसे लाल किला आंदोलन में भी आपसे 1946 में जो INA आंदोलन था ना, वहां पे भी किस किस के नेतृत्व में बचाव पक्ष में पैरवी की थी। भूला भाई देसाई, आप पढ़ते हैं ना, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह ना। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है किन किन व्यक्तियों ने। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर MA अंसारी ने, और तीसरा था भाई आपका जवाहरलाल नेहरू और ये अंसारी साहब, और कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू, और जो चौथे थे वो थे MC छांगला। चौथे कौन थे? MC छांगला। ये 4 व्यक्ति थे। और मोतीलाल नेहरू ने इसको लेकर काम रोको प्रस्ताव भी पारित किया था। ये भाई आपके साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ जो फैक्ट थे मैंने आपको बताए कि ये इस तरीके से आपने याद रखने, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। किसने की थी भाई? कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी भाई, ठीक है। इसके बाद अलग अलग वे आते हैं, मैं बताता। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड दल की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या था? सी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तो दिया, लेकिन स्वयं इसका सदस्य नहीं था। लेकिन स्वयं इसका सदस्य नहीं था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1934 में, 1934 में। क्योंकि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट भी याद होनी चाहिए। आपको इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद होनी चाहिए कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई। और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करता कौन कौन व्यक्ति थे ये आपको पता होने चाहिए। तो हम विशेष तौर पे देखते हैं जयप्रकाश नारायण, इतना पता है। जयप्रकाश नारायण पढ़ लेते हैं, और हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव। ये 4 व्यक्ति तो हम याद रखते हैं भाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, ये नाम तो हम याद रख लेते हैं। लेकिन यूसुफ मेहराले छोड़ देते हैं, सदस्य थे इसके। गंगा शरण सिंह सदस्य थे इसके। राम मनोहर लोहिया सदस्य थे इसके। अगर पूछे एकमात्र महिला जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में के समय जो इसकी सदस्य थी, वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी भाई? कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी सदस्य थी भाई। NG गौरी इसके सदस्य थे भाई। अशोक मेहता इसके सदस्य थे भाई। यूसुफ मेहराले तो आपने देख लिया, तो ये इसके सदस्य थे। अब ये कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1934 में तो हुई थी, लेकिन डेट क्या थी एग्जैक्ट? 1934। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बाहरी रूप से इनको समर्थन दिया था। बाहरी रूप से समर्थन इनको दिया था, ठीक है। और इनका परिणाम देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होते ही 1936 में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद कब घोषित किया था? 1936 के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और 1937 का अधिवेशन ही इनकी देन थी कि फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था, कृषि के संबंधित जो एक विधेयक जो था, आर्थिक जो प्रस्ताव था, वो पारित किया गया था। कृषि संबंधित आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया था? 1935 का जो अधिनियम आया था उसका विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों का जाना, इसका विरोध इन्होंने किया था। मुस्लिम लीग को तो ये बिल्कुल इसके अपोजिशन में तो थे ही मुस्लिम लीग के, है ना। तो राम मनोहर लोहिया ऐसे ऐसे व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे, जो कि समाजवाद के बहुत बड़ा नाम हुआ है राम मनोहर लोहिया, है ना, ठीक है। ये सारे राम मनोहर लोहिया की देन थे कि जो ये अब राजनेता जो अपने आए थे, मुलायम सिंह यादव या लालू ये यादव जो थे, सारे राम मनोहर लोहिया या JP जयप्रकाश नारायण इनकी देन थी, है ना, सारी की सारी, ठीक है भाई। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, हाँ समर्थन करते थे बाहरी रूप से, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना ये मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। ये कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी?
ये कथन स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ये कथन था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, लॉर्ड मिंटो था। क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही सबसे पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत रखा था। 1919 के अधिनियम में इनको पृथक निर्वाचन प्रणाली, और इसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा था कि भाई हम जो भारत में कर रहे हैं नाक के दांत हम बो रहे हैं। इसके समय में जो सचिव था वो मार्ले था और मिंटो क्या था, ये वायसराय था। लॉर्ड कर्जन के बाद ये आता है 1906 में और 1910 तक रहता है। इसी के समय में ये सूरत विभाजन, मुस्लिम लीग और 1919 का ये मार्ले मिंटो सुधार इसी के समय में आया था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के एक बहुत बड़ा नाम था उस समय में, चंपारण के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और स्वतंत्र भारत के ये राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो आपसे मेरा पहला आज का कमेंट में क्वेश्चन ये है कि राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना। देखते हैं ईमानदारी के साथ कौन इसको फॉलो कर रहा है। भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपको 3 क्वेश्चन एज इट इज ना फंसे ना, मतलब जितना बोल रहा हूँ तो फिर बोल देना कि भाई कहीं ना कहीं आप गलत थे, मतलब कहीं ना कहीं हमारा टाइम आप वेस्ट करा रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उप समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको ये बताना भाई। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन इसका सदस्य नहीं था। तो सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन इसका सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी इसके सदस्य नहीं थे भाई। अच्छा एक बात बताओ, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसी में तो आपने देखने को मिला कि पूर्णतः विकेंद्रीकरण की स्थिति आ चुकी थी, जो कि 1861 से शुरू हुई थी। और 1773 से क्या बताया था मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था रेगुलेटिंग एक्ट से, कि यहाँ से इन्होंने केंद्रीयकरण करना शुरू कर दिया था। वारन हेस्टिंग ने मद्रास और बॉम्बे को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ले आए थे और सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे चलती है और 1833 में उच्च स्तर पे पहुंच जाती है। और 1861 के बाद जब प्रांतीय जो स्वायत्त इनको थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू होती है, लेकिन 1935 के अधिनियम में 1937 का जो चुनाव होता है यहाँ से प्रांतों को एक स्वायत्तता मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया, मतलब 11 राज्यों में चुनाव हुए थे। 11 राज्यों के चुनाव में से 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, 2 के अंदर मिलीजुली सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। और एक प्रांत के अंदर एक जगह मतलब कि यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी पंजाब के अंदर, और बंगाल के अंदर जो बंगाल ये कृषक प्रजा पार्टी थी और मुस्लिम लीग ने मिलीजुली सरकार यहाँ पे बनाई थी दोस्तों। ठीक है, 1937 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। संयुक्त उसके मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? या बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? मद्रास के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने थे? बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने थे? या ये पश्चिमी सीमा प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने थे? सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने थे? आपका काम है याद करना, ये आपका काम है याद करना। मैंने बताया कि कितने राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, कितनों में मिलीजुली सरकार बनी और कौन से राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कहाँ पे कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया, जहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार यहाँ पे बनाई थी। दोस्तों आई बात समझ में? ठीक है, तो ये गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए जो कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए संसदीय उप समिति का गठन किया गया था। इनमें से सदस्य नहीं था सी राजगोपालचारी मद्रास का मुख्यमंत्री बनता है। ये मद्रास का तमिलनाडु बाद में मुख्यमंत्री बनता है सी राजगोपालचारी। राजेंद्र प्रसाद तो आपने पता है भाई, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे देश के। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री भी थे देश के।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान था, रियासतों को एक किया था सभी को। तो 1937 में चुनाव से संबंधित अगर आए तो आपको मुख्यमंत्री पता होने चाहिए, कितने राज्यों में सरकार बनाई और कब इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र 1939 में दिया था और इनके त्याग पत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। कब बनाया था? ऑप्शन में दो भाई। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? अब इनका जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, अपने जो प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी। ठीक है भाई, क्योंकि इनकी मतलब अंग्रेजों की मनमानी हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को धकेला जा रहा था। ठीक है, राइट आंसर ए इसका राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसे कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। वल्लभ भाई पटेल का यह मत निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या भारत से छोड़ो आंदोलन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मत स्वदेशी आंदोलन यानी कि 1906, उस समय तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कहां से सुनते हैं, कहां पे नाम सुनते हैं? हालांकि खेड़ा आंदोलन से ही गांधी जी के अनुयायी सरदार वल्लभ भाई पटेल बन चुके थे 1917 से। लेकिन 1928 में जो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था किसानों का, जो बढ़ी हुई जो लगान थी, यानी कि 22% जो लगान बढ़ चुकी थी उसको कम किया गया था, 6.023 किया गया था। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था और वहां पे ही इनको ये उपाधि मिली थी वहां की महिलाओं के द्वारा, जो है मणिबेन पटेल या कस्तूरबा गांधी, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है भाई, तो ऐसा योग आंदोलन 1920-21 में यहाँ पे भी आपने नाम सुनोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसे कि पिछले 3 वर्षों में हुआ है। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर बहुत सारा गर्व है। ठीक है, और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, बहुत सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके थे। जो मुख्य नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया था। तो गुप्त रूप से यहाँ पे आंदोलन ये चलाया गया था, भूमिगत रह के नेताओं ने ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? 1919 लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, पोरबंदर? दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। खिलाफत वाला मामला देखने को बनता है कि भाई जो खिलाफत जो आंदोलन जो चला था ये क्यों चला था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने इनको आश्वासन दिया था कि हम भाई जो इनको ये मानते थे, तुर्की को अपना वो मानते थे कि हम उनके साथ मतलब युद्ध के बाद अगर हम जीत जाएंगे, इनको सहयोग चाहिए था मुसलमानों का भी यहाँ से, तो हम उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने बाद में वही किया जिस चीज़ का इनको डर था, तो इन्होंने आंदोलन चलाया। गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया, गांधी जी ने पूरा सहयोग दिया। अली बंधुओं का बहुत मुख्य इसमें योगदान रहा और यहीं से जिन्ना जो है गांधी जी के खिलाफ हो चुके थे कि आप मतलब कि ये पूर्णतः मुसलमानों का विद्रोह इसको मतलब आंदोलन इसको मानते थे और गांधी जी का इसमें सपोर्ट था। तो आपने खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य नेता है सारे के सारे अली बंधु के अलावा कमेंट बॉक्स में डालो कि कौन कौन थे। देखता हूँ आपकी याद है, नहीं भी याद है तो देख के डालो। अगर आपको खिलाफत आंदोलन के नेता नहीं भी याद है ना, कौन कौन नेता थे जो खिलाफत आंदोलन के, तो भाई बुक में जाओ, एक बार देखो, उसको नोट करो, उसको टाइप करो, तो इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगी। ये चीज़ आप नहीं भूलोगे भाई, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस पार्टी ने साइमन कमीशन या इंडियन स्टैच्यूअरी कमीशन का समर्थन नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनो, मजा आएगा आज, है ना, आज मजा आएगा वीडियो बनाने में, आपको समझने में भी। और जिस चीज की बात मैंने बोली थी भाई, 2-3 क्वेश्चन 100% है, अगर ना आए तो देख लेना, उस दिन बोल देना जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे, जो भी फॉलो करता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन क्या हुआ था, क्या था भाई साइमन कमीशन? 1919 जो अधिनियम आया था उसके अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें उत्तरदायी शासन को लेकर बात की गई थी कि ये जो वर्ड है उत्तरदायी शासन, ये कितना, इसकी जो स्थिति की जांच की गई थी, ये कितना ये स्थायी सिद्ध हुआ है भाई, ये इसका जो कार्य था वो कितना प्रगति इसमें हुई है।
इसकी जांच 10 साल के बाद करनी थी। 1931 में इसकी जांच होनी थी भाई, लेकिन 1929 में ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव थे। ब्रिटेन के अंदर 1929 में आम चुनाव थे, तो सरकार ने देखते हुए 1927 नवंबर को ही इसका साइमन कमीशन का एक 7 लोगों का एक आयोग तैयार किया, गठन किया, जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एक तैयार किया, और सातों के सातों में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। किसकी सिफारिश पर? लॉर्ड इरविन की सिफारिश पर। लॉर्ड इरविन कौन थे? लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे 1926 से 31 तक। इसने कहा कि भारतीयों को नहीं होना चाहिए, और जब भारतीयों का नहीं हुआ, सातों की सातों सदस्य अंग्रेज थे, तो इसको बोला गया सवेत कमीशन। क्या बोला गया है? सवेत कमीशन। अब जब सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये बना था, सर जॉन साइमन जो थे लिबरल पार्टी से, 3 पार्टियों का योगदान था, लिबरल, लेबर और कंजर्वेटिव। लिबरल, लेबर और कंजर्वेटिव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिबरल पार्टी से कौन था? सर जॉन साइमन। आपसे पूछा जाएगा लेबर पार्टी से कौन था? तो लेबर पार्टी से जो था वो आपका था क्लीमेंट एटली, और दूसरा बर्नोन होल्ट सोन। क्लीमेंट एटली, बर्नोन होल्ट सोन। अब जो 4 सदस्य बचे वो कंजर्वेटिव से, यानी रूढ़िवादी पार्टी से थे। कौन कौन भाई? ये 4 सदस्य कौन कौन थे? ये थे, ये आपके एक सदस्य थे भाई ये कैडेगन, और जो दूसरे थे वो थे कैडेगन थे, और स्प्रेड थे, और फोक्स थे, और एक सदस्य और था भाई, कौन, क्या नाम था उसका, जो कि साइमन कमीशन के अंदर। ये 4 सदस्य रूढ़िवादी थे। तो आप 4 मत करो, ये कर लो आप, बर्नोन होल्टसोन और क्लीमेंट एटली ये लेबर से थे, और सर जॉन साइमन ये लिबरल से। ठीक है भाई, ये भारत में आए भारत नवंबर 1927 में ये आयोग बिठाया गया। भारत में पहुंचते 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पे पहुंचते हैं? मुंबई के अंदर पहुंचते हैं। ये मुंबई के अंदर 1928 में पहुंचते हैं। और आप जानते थे जब ये आयोग जो बन चुका था, कांग्रेस ने 1927 के दिसंबर के अंदर मद्रास अधिवेशन में, जो कि डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस ने अपनी शुरू कर दी थी, और इसका विरोध यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया था। अब ये बम्बई के अंदर आता है, बम्बई के अंदर लोगों ने इसका विरोध किया। दिल्ली में आया है, दिल्ली में इसका किसी ने कोई भी स्वागत नहीं किया। लाहौर में गया, लाहौर में इसका विरोध हुआ, और लाला लाजपत राय की मृत्यु, मतलब हत्या वहाँ पे हुई थी, लाठी बरसाई गई थी वहाँ पे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद के अंदर इसका विरोध किया गया गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, इसके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका विरोध इलाहाबाद के अंदर किया गया। तो हर जगह जहाँ भी ये गया इसका विरोध वहीं पे हो। हालांकि इसकी जो रिपोर्ट जो बाद में प्रस्तुत हुई, जो रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत हुई 1930 के अंदर, इसकी रिपोर्ट को, कई सारी बातों को 1935 के शासन अधिनियम में माना गया। भारतीय साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट इन्होंने अपनी प्रकाशित की, इसकी रिपोर्ट को 1935 के शासन अधिनियम में माना गया, कई सारी बातों को इसकी। ठीक है, तो 1931 में आना था, 1929 में चुनाव होने थे वहाँ पे, 1927 में ही आयोग बन गया, 1928 में भारत पहुँचता है। भारत में कैसे कैसे कौन विरोध करता है ये आपने देखा। जब ये विरोध हुआ, अब विरोध जब हुआ तो जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, भारत सचिव बोला कि भाई जाओ, चेतावनी दी भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कि आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसके अंदर आप सभी पार्टी इकट्ठी हो, और सभी पार्टियों का एक इकट्ठा एक संविधान हो, है ना, इकट्ठा एक प्रारूप पूरा बना हुआ हो। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद मोतीलाल नेहरू, ये एक पूरी की पूरी एक जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं ना, 2 बार आयोग बैठता है, एक बार दिल्ली में, एक बार मुंबई के अंदर, तो बनता है, 8 सदस्य होते हैं उसके अंदर, है ना, नेहरू रिपोर्ट जो आती है वो आगे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो साइमन कमीशन आता है, जो अपना क्वेश्चन था, इसका कुछ पार्टियों ने विरोध किया और कुछ पार्टियों ने समर्थन किया। जैसे कि जस्टिस पार्टी मद्रास समर्थन किया, क्वेश्चन बनता है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब समर्थन किया, क्वेश्चन बनता है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन समर्थन किया, क्वेश्चन बनता है। अंबेडकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग इसमें 2 भागों में बढ़ चुकी थी। मुस्लिम लीग का जो जिन्ना वाला धड़ा था उन्होंने इसका विरोध किया था, और जो मोहम्मद शफी का जो धड़ा था
उन्होंने इसका विरोध और समर्थन किया था। मोहम्मद शफी का जो समर्थन होता इसका जो धड़ा था मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू महासभा ने क्या किया था भाई, समर्थन किया था, हिंदू महासभा ने इसका समर्थन किया था। विरोध किसने किया था, हिंदू महासभा ने विरोध किया था और समर्थन जस्टिस, यूनियनिस्ट और डिप्रेस्ड क्लास और कुछ इसके अलावा यहाँ पे हरिजन, इसके अलावा कुछ हरिजन संघ भी बने और हरिजन जो संघ थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था भाई, ठीक है। राइट आंसर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नेहरू रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेहरू रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन पढ़ो भाई, नेहरू रिपोर्ट। भारत सचिव ब्रिकनहेड ने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों को चुनौती दी कि वे स्वयं अपने लिए एक ऐसा संविधान तैयार करें जो सर्वमान्य हो। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी बोली है पिछले क्वेश्चन के अंदर कि भारत सचिव ब्रिकनहेड ने ये भारत सचिव की नियुक्ति भारत में कब होने लगी थी, 1861 के अधिनियम के बाद, 1858 के अधिनियम के बाद इसकी नियुक्ति होने लगी थी भाई भारत सचिव की, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो डायरेक्टर थे उनका पद समाप्त हो चुका था, अब भारत सचिव बनने लगा था और इसका खर्चा भारत के कोष से ही दिया जाता था 1919 के अधिनियम तक। 1919 के अधिनियम में इसको ब्रिटिश कोष से इसको दिया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट टॉपिक बी वाला। नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 ईस्वी के लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। अब आप इसको देखो, नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 ईस्वी के लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में, लखनऊ के नहीं भाई, लखनऊ के नहीं, बंबई के, कहाँ के, बंबई के, बी ऑप्शन इसका होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सचिव की चुनौती को लेकर एक बैठक मई 1928 को बंबई में हुई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, भारत सचिव की चुनौती को लेकर बंबई के अंदर जो अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी भाई डॉक्टर अंसारी ने। किसने की थी, डॉक्टर अंसारी ने की थी भाई। इसके अंदर बी और सी दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी के अंदर ये बंबई में हुआ था और ये किसकी अध्यक्षता की थी, डॉक्टर अंसारी ने की थी। इस समिति में गैर ब्राह्मण समुदाय जिसे जेपी प्रधान ने हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका बी और सी, एक मिनट, मैं बाद में इसको पिन करके कमेंट में डालूंगा कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने रिपोर्ट अपना इनको चेतावनी दी कि भाई आप एक संविधान बनाओ जो आप सभी को सर्वमान्य है। इन्होंने एक्सेप्ट किया, दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, लेकिन वो मीटिंग कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद इन्होंने बम्बई के अंदर वो मीटिंग हुई अंसारी की अध्यक्षता में, वहाँ पे 8 लोगों की देखरेख में ये रिपोर्ट बनाई गई जिसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था और इस नाम से इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस से 3 सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, 3 सदस्य थे कांग्रेस से। और इसके अलावा हिंदू महासभा से, लिबरल दल से, मुस्लिम लीग से कौन थे, अली इमाम और सुहेब कुरैशी, गैर ब्राह्मण समुदाय से जेपी प्रधान, सिख संप्रदाय से सरदार मंगल सिंह जो थे इसके सदस्य थे भाई, ठीक है। और हिंदू महासभा से एम एस अणे और जयकर इसके सदस्य थे। तो इन्होंने रिपोर्ट बनाई भाई, रिपोर्ट बना के पेश की भाई। तो अब पेश करने के बाद, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को डोमिनियन का दर्जा देने की बात की थी, और जब डोमिनियन की बात आ गई तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया, और विरोध करने पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये दोनों करते हैं अलग से। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया और अन्य नेताओं ने भी विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसके विरोध के फलस्वरूप अपनी 14 सूत्रीय मांगे भी मांग लीजिए कि भाई ये 14 सूत्रीय मांगे हैं मेरी और ये मानी जानी चाहिए भाई, ठीक है भाई। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, नेहरू रिपोर्ट की बहुत सी बातों को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग हितों के विरुद्ध बताया और मार्च 1929 में
ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी, जिनकी जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला कहा जाता है। इसमें कौन सा शामिल नहीं था? जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय फॉर्मूले, जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूले देख लो भाई एक बार, जिन्ने के 14 सूत्रीय फॉर्मूले एक बार देख लो क्या क्या जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला था। तो आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो। ऑप्शन पहला, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार, बिल्कुल सही बात है, ये 14 सूत्रीय मांग में से एक मांग थी। दूसरा, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बनी रहे, बिल्कुल सही बात। तीसरा, भारतीय संविधान परिसंघात्मक हो तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। अवशिष्ट शक्तियां जिन्ना ने कहा था कि प्रांतों को मिलनी चाहिए, ना कि केंद्र के पास हो। किसको मिलनी चाहिए? प्रांतों को मिलनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम न हो, 1/3 से कम न हो। तो तीसरा ऑप्शन है कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को होनी चाहिए और मुसलमानों को 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, और सभी राज्यों के अंदर सभी राज्यों को समान अधिकार होना चाहिए, और सभी धर्मों को अपना एक अधिकार होना चाहिए अपनी बात रखने का। तो 14 की 14 मांगे जो थी बेसिक से आप एक बार नजर उसमें से निकाल लो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में शामिल नहीं थी? गांधी की 11 सूत्रीय मांग, तो गांधी की 11 सूत्रीय मांग में कौन शामिल नहीं थी? देखो, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग क्यों अपनी मांगी? इन्होंने पहले ही एक पत्र लिखा था इरविन को, जो कि वायसराय था, कि भाई ऐसे ऐसे अपनी मांगे हैं और आप मान लो। इन्होंने बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। अब गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया, उसके बाद होते हैं फिर समझौते गांधी इरविन, ठीक है। तो इसकी पहले इसकी 11 सूत्री मांगे देखो, जिन्ना की 14 सूत्री, गांधी जी की 11 सूत्री, इनकी मांगे थी उस टाइम पे। लेकिन ये मांगे अब आपको याद करनी पड़ेगी, ये मांगे अभी आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। सैनिक खर्च में 50% की कटौती की जाए, बिल्कुल सही बात है। सिविल अफसरों के वेतन में कमी हो, बिल्कुल सही बात है। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रहे, बिल्कुल सही बात है। और लगान की राशि को पूर्णतः समाप्त कर दे। भाई पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाएगा, ये गांधी जी ने कहा था कि लगान की जो राशि है उसको 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए जो लगान की जो राशि थी। ये गांधी, देखो कुछ मांगे गांधी जी ने बोली थी, और 11 सूत्री मांगे गांधी जी की कौन कौन सी थी वो देखो भाई। इनमें सैनिक खर्च में 50% की कटौती बात की गई थी, बिल्कुल सही बात है। और सिविल अफसरों को वेतन की में कमी हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात थी दोस्तों, ये आपने इसके अंदर देखा भाई, ठीक है। इसको पूर्णतः समाप्त करने की बात गांधी जी ने नहीं करी थी, और इसमें जो बात की थी वो 50% कम करने की बात थी। और गांधी जी ने बोला था कि भाई गुप्तचर जो विभाग है, या तो आप उसको समाप्त कर दो या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। एक मांग जो गांधी जी ने की थी 11 सूत्रीय मांगे में, ये बोली थी कि भाई भारतीयों को भी जो लाइसेंसी हथियार है उनको रखने की अनुमति प्रदान की जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, नशीली वस्त्रों की बिक्री को समाप्त कर दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है भाई, विनिमय की दर को कम कर दिया जाए। ये गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना सही नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़ो भाई, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की, बिल्कुल सही बात है भाई। किसने? क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा, नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर गांधीनगर जेल में भेजा गया। अरे नहीं, पूना की यरवदा जेल में भेजा गया। कहां पे? पूना की यरवदा जेल के अंदर गांधी जी को भेजा गया। थर्ड, कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान न लगान न टैक्स अभियान संयुक्त प्रांत में चलाया था, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, फोर्थ, 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी की मांगों को, गांधी जी की बातों को इरविन के द्वारा नजरअंदाज किया गया, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस एक्ट की शुरुआत कर दी। कहां से? साबरमती आश्रम से। और कहां तक?
ये ये अपनी जो बोलते हैं हम दांडी तक, यानी कि दांडी यात्रा जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, 22 दिन की यात्रा थी। और 22 दिन की यात्रा को गांधी जी ने लगभग 300 कुछ किलोमीटर ही की ये यात्रा थी, जो 24-22 दिन में कंप्लीट गांधी जी ने की थी भाई। अब ये जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन चलाया। अब्बास तैयब जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, सरोजनी नायडू ने, गांधी जी के बेटे ने, और आपका और एक व्यक्ति और था, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपनी बागडोर संभाली। और यह आंदोलन भारत में चलाया, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर ये आपका सी राजगोपालचारी ने चलाया। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। यही आंदोलन कर्नाटक के अंदर सैनिकट्टा में ये चलाया गया। यही आंदोलन केरल के अंदर चलाया गया। यही आंदोलन का विरोध मणिपुर के अंदर जियात्रांग आंदोलन चलाया गया। जियात्रांग आंदोलन जो कि रानी गैडनल्यू और यदुना के नेतृत्व में नागालैंड और मणिपुर के अंदर ये आंदोलन यहाँ पे चलाया गया दोस्तों, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितने सदस्य थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, बताइए आप, ठीक है। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस आंदोलन के अंदर, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ उसमें शामिल नहीं थी? कौन सी बात थी भाई? सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस ले लिया जाए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस कर ली जाए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और चौथा, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों को छोड़ दिया जाएगा। एक बात बताइए भाई, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसमें तेज बहादुर सुप्रू, मदन मोहन मालवीय, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जब कांग्रेस के सदस्य ने पार्टिसिपेट नहीं किया और बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के, हालांकि सभी ने लिया था, मुस्लिम लीग ने भी लिया था, अंबेडकर भी तीनों सम्मेलन में शामिल हुए और अन्य जो व्यक्ति थे उनके लोगों ने भी शामिल उसमें हुए थे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, लेकिन कांग्रेस से नहीं था। अब कांग्रेस के बिना कोई सम्मेलन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इरविन ने समझौता करने की कोशिश की, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दिल्ली पैक्ट। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जब कुछ बातें गांधी जी ने रखी, कुछ बातें इरविन ने रखी, जो गांधी जी ने मानी कुछ इरविन ने मानी। तो हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त अभियुक्त थे उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये छोड़ा जाता तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को भी छोड़ा जाता ना, तो ऐसा नहीं हुआ था भाई, ऐसा नहीं हुआ था, इनको नहीं छोड़ा गया था। गांधी जी ने मांग नहीं मांगी थी, है ना, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर था भाई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन है, बताइए। इस सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, बिल्कुल गलत है। मदन मोहन मालवीय ने हिस्सा लिया था लेकिन कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य के रूप में। सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कांग्रेस के सदस्य के रूप में नहीं, महिला प्रतिनिधि के नेतृत्व में। सरोजनी नायडू ने भी लिया था, आपकी एनी बेसेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था भाई ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन की जगह अब लिनलिथगो यहाँ पे ये विलिंगटन वायसराय बन के आ चुके थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहले में इरविन थे लेकिन दूसरे में विलिंगटन थे, दूसरा भी गलत है। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर सी, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। और चौथा, 7 सितंबर 1931 को गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के बेंसिटियाना नामक पोत पर गए थे, बिल्कुल गलत है। इटली के बेंसिटियाना नामक पोत पर गांधी जी आए थे, वापस आए थे। जो गए थे MS राजपुताना नामक जहाज पर गए थे, MS राजपुताना नामक जहाज पर गए थे, कांग्रेस के सदस्य के रूप में आए थे इटली के पोत बेंसिटियाना नामक पर, है ना, ठीक है भाई। कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ तीनों लंदन के अंदर हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में।
और प्रधानमंत्री तीनों के अंदर सर रैमजे मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री था भाई वहाँ का, ठीक है। सर रैमजे मैकडोनाल्ड ही प्रधानमंत्री था और उस समय में जो राजा था पंचम, जॉर्ज पंचम, इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस व्यक्ति ने के 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं थे। देखो 1932 का पूना पैक्ट होता है क्योंकि वहां की सरकार, मतलब जो जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इनको कम्युनल पैक्ट दे दिया था कि जाओ, मतलब अब जो दलितों, इसको मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सिखों को पहले से मिला हुआ था, आंग्ल ईसाइयों को, अब दलितों को भी दे दिया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत। गांधी जी ने अनशन कर दिया। जब गांधी जी ने अनशन कर दिया तो कुछ लोग बीच में आए, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग बीच में आए। अब ये लोग बीच में आए तो गांधी जी के साथ जेल में ही समझौता हुआ कि जो सीट थी, प्रांतीय सीट थी 71 को बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय व्यवस्थापिका में इनको परसेंटेज 18% के करीब इनको कोटा दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर हस्ताक्षरकर्ता कौन नहीं थे? गांधी जी इसमें हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर किए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया। इसके अलावा कई सारे सदस्य और थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आप कमेंट में उसमें देख लेना एक बार डिटेल, ठीक है भाई। इसका आंसर भाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही नहीं है? जिन्ना ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, यही बात सही नहीं है। जिन्ना ने पहले में भी लिया था, दूसरे में भी लिया था, तीसरे में नहीं लिया था। अंबेडकर ने तीनों में लिया, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया, गलत बात है। इस सम्मेलन में 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, 40 ने नहीं लिया था। बताइए आप कितनों ने लिया था भाई कमेंट में। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। सॉरी, इसमें हमें बताना था कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन संबंधित सही नहीं है, तो जिन्ना ने इसमें सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, यही इसमें सही है, गलत है और ये अपना राइट आंसर आना चाहिए इस सम्मेलन के अंदर। क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया था, दूसरे में 36 के समथिंग थे और 33 और तीसरे में 46 थे, ठीक है भाई। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे, ये भी इसका सही आंसर था तीसरे गोलमेज सम्मेलन से। दोस्तों आज की ये वीडियो थी 15 क्वेश्चन को लेकर, लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपको पक्के फंसने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे का एक पार्ट और बनाऊंगा, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कल ही करते हैं अपना। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।